क्या हालचाल मेरे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था, प्रतिबिंब बनने के नियम को डिटेल से समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है और उनकी स्थितियों का जो चार्ट बनता है, जो आपकी बुक एनसीईआरटी में या किसी भी पब्लिकेशन की किताब में दिया होगा, वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से सारे तरीके याद करवा दूंगा और साथ ही आप प्रतिबिंब निर्माण जो अभी तक भटक रहे होगे, आपको नहीं आता होगा, बिल्कुल आसानी के साथ सीख जाओगे। पर वो चार्ट बनाने से पहले एक बार हम लोग प्रतिबिंब बनने के नियम को रिपीट कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि ये जो अपना दर्पण होता है, प्रतिबिंब बनने से कितने नियम होता है? 3 नियम। हमने मोटे मोटे तो 4 नियम पढ़े थे हम लोगों ने। पहला नियम क्या पढ़ा था हम लोगों ने? देखो, ये सीधा सीधा एक दर्पण है, अवतल दर्पण। ये इसका होता है ध्रुव, यहाँ पे होता है इसका फोकस और यहाँ पे होता है इसका वक्रता केंद्र। तो हम लोगों ने जो पहला रूल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा आकर के दर्पण से टकराती है तो वो टकराने के बाद कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। तो पहला नियम हमारा क्या हो गया कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, देखो ये दोनों किरणें कैसे जा रही है? समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद कहां से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि दर्पण के अंदर अगर कोई किरण फोकस से जाए तब क्या होगा? चेक करो, ये है अपना फोकस। अगर कोई किरण फोकस से जाती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है बेटा? समांतर हो जाती है। ठीक है, अगर कोई किरण फोकस से जाती है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा रूल है, तीसरा रूल हमें ये सिखाता है कि अगर हम इन जगह से ना भेज करके हम क्या करें? इसके वक्रता केंद्र से भेज दें तब क्या होगा भैया? तो हमने देखा है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे क्या होती हैं? वापस लौट जाती है। मतलब जिस रास्ते गई थी उसे रास्ते वापस लौट जाती है। और चौथा रूल अपना ये कहता है, यहाँ पे बना देते हैं छोटा सा, कि दर्पण के ध्रुव से जाने वाली किरणें परावर्तन के नियम का पालन करती हुई दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। अर्थात जितना डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ है कि मैं यहाँ भी अगर चित्र बनाऊं तो जो किरणें दर्पण के ध्रुव से जाएंगी वो उतने ही डिग्री के एंगल पे क्या होंगी? मुड़ करके चली जाएंगी। तो ये मोटे मोटे हम लोगों ने 4 नियम पढ़े थे। अब बारी आती है कि हम देखें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, क्योंकि इसका किरण आरेख ना बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। पर उससे पहले हम क्या करें? इसे हटा देते हैं। चलिए, हम सबसे पहले बना लेते हैं प्यारा सा अवतल दर्पण। ये रहा अपने पास एक प्यारा सा अवतल दर्पण, है ना। इस अवतल दर्पण के पीछे अभी दर्पण नहीं है जब तक हम इसके पीछे क्या नहीं कर देते? कलई कर देते हैं या फिर पेंट कर देते हैं, है ना। अपन इसके पीछे पेंट कर दिए। अब इसके पीछे जब पेंट कर दिए तो हमें पता है यहाँ बीच में बिल्कुल क्या होता है? इसका सेंटर होता है, यानी जिसे हम बोलते हैं ध्रुव। और दर्पण के ध्रुव से एक सीधी लाइन खींच लेते हैं बिल्कुल, और ये जो सीधी लाइन है इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसी मुख्य अक्ष पे कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है? फोकस होता है। और यहाँ पे होता है हमारा वक्रता केंद्र। और हम मान लेते हैं ये किरणें कहाँ तक जा रही हैं? अनंत तक जा रही हैं। कहाँ तक जा रही है मेरे भाई? अनंत तक। ठीक है, तो अब हम इसके सामने वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं और प्रतिबिंब निर्माण कहाँ कहाँ होगा, उस स्थिति के लिए मैं एक छोटा सा तरीका आपको बताता हूँ। अगर हम अनंत को 1 मान ले तो दूसरा नंबर का गिनती हमारा कहाँ आएगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर तीसरे नंबर की गिनती हम लिखते हैं C पे। 4 नंबर की गिनती लिखते हैं C और F के बीच में। 5 नंबर यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। आपको लग रहा होगा सर गिनती काहे लिख रहे हो? बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको बढ़िया से समझा देता हूँ, फिर आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। फिर आप पहली गिनती यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ लिखोगे, 3 यहाँ लिखोगे, 4 यहाँ लिखोगे और 5वां अनंत पे पहुँच जाएगा। और 6वां क्या करोगे? आप चुपचाप इसके पीछे लिख दोगे। जहाँ जो चीज़ें मैंने ऊपर लिखी हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर की चीज़ें हमें दिखाएंगी वस्तु की स्थिति को। जो ऊपर की गिनती लिखी हुई है वो हमें दिखाएगी वस्तु की स्थिति, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है वो हमें बताएगा।
और जो नीचे की तरफ के बने हुए हैं ये है हमारा इमेज का पोजीशन, यानी प्रतिबिंब की स्थिति है हमारे पास, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। मतलब ऊपर की जो गिनती है वो हमें वस्तु की स्थिति को बता रही है, और जो नीचे की तरफ गिनती लिखी हुई है या फिर इधर पीछे की तरफ लिखी हुई है ये हमें दिखा रही है किसको, प्रतिबिंब की स्थिति को दिखा रही है। एक बार जरा देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन क्या है अपने पास, अगर हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे। अनंत का मतलब कहाँ रखे पता नहीं, क्योंकि अनंत है ना, उसका अंत ही नहीं है। अनंत पे रखते हैं तो हम देखते हैं जो पहला प्रतिबिंब बना है वो हमारा कहाँ बना हुआ है बेटा, फोकस पे बना हुआ है ना। आप लोग भी फोकस करो, फोकस पे बना हुआ है तो आप लोग भी फोकस करो और एकदम आराम से समझने का प्रयास करो कि जब अपन वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पे, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है, फोकस पे बना हुआ है। इसी तरीके से जो दूसरी स्थिति है वो कहाँ पे है, अनंत और सी के बीच में है। तो हमने देखा प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, सी और एफ के बीच में बना हुआ है। तीसरी स्थिति हमारी सी पर है, अर्थात वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ है, वक्रता केंद्र पे। चौथी स्थिति में जो वस्तु है हमारी वो कहाँ रखी गई है, वो सी तथा एफ के बीच में रखी गई है। तो चौथी स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ चला गया है, सी और अनंत के बीच में चला गया है। इसी तरीके से जो पांचवी स्थिति है उसमें हमने जब वस्तु को फोकस पे रखा तो पांचवें नंबर की गिनती कहाँ आ गई है, अनंत के पास, यानी जब वस्तु फोकस पे रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पे बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई सभी को। छठवीं स्थिति बेहद खास होती है। छठवीं स्थिति में जब हमने देखा एफ और पी के बीच में हमने जब वस्तु को रखा, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखा, तो ये दर्पण के पीछे चला गया, और दर्पण के पीछे जाने के बाद वस्तु की ही डायरेक्शन में है ना, ऊपर की तरफ ही मैंने नंबर लिखा हुआ है। अब ये ऊपर और नीचे का लॉजिक क्यों लिखा हुआ है ये बताता हूं। देखो, ऊपर की तरफ लिखने का मतलब होता है कि सीधा, और नीचे की तरफ लिखने का मतलब होगा उल्टा। ये देखो 1 2 3 4 5 ये सब कहाँ लिखे हुए हैं, नीचे, और नीचे बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। और हमने ये पढ़ रखा है कि उल्टे प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, वास्तविक। यानी इन 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेंगे, यानी यहां से इन 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब निर्माण होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्यों वास्तविक होगा, क्योंकि दर्पण के सामने बना हुआ है। दर्पण के सामने बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, रियल में होते हैं। इनको हम बाकायदा चित्र के माध्यम से समझेंगे। हमने वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ा था कि जहां पर प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं वहां पे बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां पे किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है वहां क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो दर्पण के हमेशा सामने बनते हैं, और दर्पण के जो पीछे बनता है वो क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे जो बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। उम्मीद है यहां तक क्लियर हुआ होगा सभी को, ठीक है। इसके हिसाब से जो एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट है वो मैं एक बार बना देता हूं, और फिर हम लोग प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियों को बहुत ढंग से देखते हैं। देखो, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर सबसे पहले क्या दिया होगा, वस्तु की स्थिति, ऐसा करके कुछ चार्ट बनाया होगा, बोला होगा यहाँ पे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। और फिर यहाँ पे क्या लिखता है बेटा, इसके बाद लिखता है प्रतिबिंब की स्थिति। तो आप लिख लो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति के बाद जो अगला नंबर आता है वो क्या आता है, इसकी प्रकृति का और आकार का। तो सबसे पहले हम आकार लिखेंगे, और आकार के बाद इसकी क्या लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे, ठीक है। चलो, वस्तु की स्थिति को हम इस नंबर को थोड़ा पीछे कर देते हैं, यहाँ पे बढ़िया एक लाइन से खींच देते हैं, इनको सेपरेट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखिए, आप खुद बताएंगे वस्तु कहाँ रखी जा सकती है, अनंत पे। तो पहली स्थिति में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। तो जब वस्तु को अनंत पे रखे हैं तो देखिए 1 नंबर की गिनती यहाँ लिखी हुई है फोकस पर, और नीचे की तरफ की गिनती क्या दिखाती है, प्रतिबिंब की स्थिति। यानी जब अनंत पे रखेंगे तो हमारा वस्तु कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। क्लियर हुआ। इसी तरीके से जब हम अनंत और सी के बीच में रखते हैं, देखो 2 नंबर की गिनती कहाँ आ रही है, अनंत और सी के बीच में, तो दूसरी स्थिति हमारी हो जाएगी अनंत तथा सी के मध्य। अनंत तथा सी के मध्य। तो आप बोलोगे सर अनंत तथा सी के मध्य जब आपने रखा है तो 2 नंबर की गिनती सी और एफ के बीच में लिखी हुई है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और एफ के मध्य बनेगा।
तो आप लिखोगे सी तथा एफ के मध्य। इतनी बात क्लियर हुई बेटा सभी को? आराम आराम से बनाएंगे बिल्कुल, ठीक है। अब देखो तीसरी स्थिति कहाँ पे है, सी पर है, तो आप लिखोगे यहाँ पे सी पर, और तो जो प्रतिबिंब बना है हमारा वो कहाँ बना हुआ है, सी पर ही बना हुआ है ना। चौथी स्थिति कहाँ है, सी और एफ के मध्य है, तो आप बोलोगे सी और एफ के मध्य। और सी और एफ के मध्य के बाद 4 नंबर की गिनती कहाँ चली गई है, देखो अनंत और सी के मध्य चली गई है, तो आप लिखोगे अनंत और सी के मध्य। इसको जितने ध्यान से आप पढ़ लोगे ना, फिर आपको लेंस में दिक्कत नहीं होगी। इवन आप 12th क्लास में भी पढ़ने जाएंगे तो वहाँ भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो ना 12वीं क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सी और एफ के बाद जो हमारी 5वीं स्थिति आती है वो कहाँ आती है बेटा, वो आ जाती है अपनी फोकस पे आ जाती है। कहाँ जाती है, फोकस पर, है ना। एफ को अपन क्या दिखाते हैं, फोकस, और एफ का मतलब होता है फोकस। तो 5 नंबर की गिनती कहाँ चली गई है, अनंत पे चली गई है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और 6वीं स्थिति कहाँ आती है, जब एफ और पी के मध्य हो, एफ और पी के मध्य अर्थात मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, तो कहाँ बन जा रहा है प्रतिबिंब, देखो बेटा दर्पण के पीछे। तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। यहां तक बताओ सभी को मजा आ गया? अगर मजा आ गया हो तो कमेंट के अंदर हार्ट बना देना, दिल, और बताना कि दिल से समझ में आया है हमें ये यहां तक, क्योंकि इससे बेहतर तरीके से आपको शायद ही कहीं पे समझाया जाए या बताया जाए, है ना। आप टेबल्स को देखते होगे, सर पकड़ के बैठ जाते होगे, सर कैसे याद करें अपन इसको, कैसे याद करें। तो मैंने एक बेहतरीन सा तरीका आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, इसके जरिए हम लोग बहुत ही आराम से कर पाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे इनके आकार और प्रकृति के बारे में अपन लिखना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इनके आकार लिखे जाए और किस तरीके से इनकी प्रकृति के बारे में लिखा जाए, इनका नेचर कैसा है, इनका साइज कैसा है। देखो शुरुआत करेंगे हम लोग बीच से। देखो जब सी पे हमने वस्तु रखा है तो सी पर ही है, मतलब मामला क्या है, बराबर है। तो कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं सी पर है, सी पर है, तो अपने समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, भैया बराबर है, मामला क्या है, बराबर। यानी इस कंडीशन में जो वस्तु का आकार होगा और प्रतिबिंब का आकार होगा वो कैसा होगा, बराबर। तो जब आप ऊपर की डायरेक्शन में चलोगे तो छोटा लिखते जाओगे और नीचे की डायरेक्शन में चलेंगे तो बड़ा लिखते चलेंगे, है ना। वैसे भी शुरुआत में कोई चीज़ें क्या होती हैं, छोटी। जब आप लोग भी छोटे थे बचपन में तो पहले छोटे थे, अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, यानी आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो हम अगर पीछे की तरफ चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है। और फिर छोटे से भी छोटा क्या हो जाएगा, अब तो भैया बिंदु के आकार का हो जाएगा। किस आकार का, बिंदु आकार, बिल्कुल पॉइंट साइज का बन जाएगा। नीचे की तरफ चलेंगे तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब बड़ा तो लिख दिया, बड़ा के बाद फिर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा भैया। बहुत बड़ा का मतलब होता है, आपकी बुक में लिखा होगा विवर्धित बड़ा। इसी तरीके से दर्पण के पीछे जो बनेगा इसको हम लिख देंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, क्लियर। ये जो 6वीं स्थिति है ये अलग ही है, बिल्कुल खास है, बेहद खास है ये बेहद क्या है, खास है। 6वीं स्थिति अपने लिए बेहद खास है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में देखते हैं बेटा। आप 5 स्थितियों के बारे में देखो यहाँ पे, तो ये 5 स्थितियां ही दर्पण के सामने बनी हुई हैं। तो दर्पण के सामने बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक और उल्टे। तो इनकी जो प्रतिबिंब होगी, नेचर होगा, वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो वास्तविक उल्टा तो सब हो जाएगा, है ना। ये भी वास्तविक उल्टा, ये भी वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा। 6वीं स्थिति बेहद खास है। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है हमारा वो दर्पण के पीछे चला गया है, और दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। तो आप लिखोगे आभासी और सीधा। देखो मेरे साथ साथ क्या करो ना, यहाँ पे आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठा करो ताकि आप बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों को लिखते चलें। देखो हम कितनी भी चीज़ों को सुन लें, सुनने से क्या होता है, हमें समझ में तो चीज़ें आएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में हम क्या होंगे, भूल जाएंगे। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ऑनलाइन पढ़ने का, कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो बिल्कुल अपने कमरे के अंदर एक ऑफलाइन वाला माहौल क्रिएट किया करो। ऐसा फील करके पढ़ा करो कि आप कोचिंग क्लास के अंदर बैठे हो या स्कूल के अंदर बैठे हो और आप बढ़िया से समझ रहे हो बोर्ड के ऊपर जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपको। तो साथ में आप कॉपी पेन लेकर के नोट करते चलें। देखिए कोचिंग है, स्कूल है, तो वहाँ पर टीचर आपको देखते हैं कि आप लिख रहे हो, नहीं लिख रहे, आपको डांटते हैं, मारते हैं, या इवन कैसे भी करते हैं, आप लिखते हो।
पर अगर आप ये क्लासेस कमरे में बैठ के देख रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी दो गुनी हो जाती है, क्योंकि अब आपको पूरी तरीके से अनुशासित रहना खुद ही सीखना पड़ेगा और खुद को ही अपना टीचर मान लो, अपने आप को ही अपना एजुकेटर मान लो, और वो मान कर कि हम उस प्रण के साथ बैठा करो कि जो चीज़ें हम पढ़ेंगे ऑनलाइन वो कैसे पढ़ेंगे, वो हम बिल्कुल पढ़ते समय रफ कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और उनको नोट करते चलेंगे। क्योंकि जिन जिन बच्चों को भूलने की समस्याएं होती हैं, जो चीज़ों को पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है बेटा, उसके पीछे सिर्फ कारण होता है लिखने का। क्योंकि हम जितनी चीज़ों को सुनते हैं, सुनी हुई चीज़ों को हम अक्सर भूल जाया करते हैं, पर लिखी हुई चीज़ों को हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। जितना ज़्यादा हम लिखेंगे हमारे माइंड पे उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, उतना ही हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है लिखने से कि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हो। बहुत बच्चों का कंप्लेन आता होगा कि सर हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, हम क्या करें, बोर्ड परीक्षा में हम टॉपर कैसे बनेंगे। सर टॉपर की जो खोपड़ी होती है वो तो अलग लेवल की होती है ना, उसमें 4-5 हाथियों का जितना शरीर के बराबर दिमाग लगा होता है, चलता होगा तो यूँ अपनी खोपड़ी पकड़ के चलता होगा कि भैया हम टॉपर हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, देखो सबके पास दिमाग बिल्कुल सेम होता है, डिपेंड ये करता है कि हम क्या करते हैं और एक टॉपर बच्चा क्या करता है। टॉपर बच्चा क्या करता है, उसने जो कुछ पढ़ा वो पढ़ने के बाद वो उसे रिवाइज करता है, एक वीक में, फिर 10-15 दिन बाद, फिर से हफ्ते भर के बाद, फिर महीने भर के बाद वो उसको रिवाइज करता है। और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं या जो खुद को बहुत ही ज़्यादा होशियार मान बैठते हैं, जिनके ऑन एन एवरेज नंबर कम आ जाते हैं पेपर वगैरह में, वो क्या करते हैं, वो रिवीजन करते ही नहीं। वो उठाए अपना झूला बढ़िया यहाँ पढ़े, उसके बाद ले जाके फेंके, या इवन अभी यहाँ पढ़े इसके बाद निकल जाएंगे रील देखने के लिए। इतनी देर तक ज्ञान की बातें सुनने के लिए भी पेशेंस चाहिए होता है। तो आजकल का हमारा जो जनरेशन है वो उसके अंदर पेशेंस की बहुत कमी हो गई है ना। फिलहाल ऑनलाइन में, अगर ऑफलाइन क्लास होती तो आपको और बढ़िया बढ़िया ज्ञान दिए जाते। ऑनलाइन में क्या होगा, आप भागना स्टार्ट कर दोगे, अरे सर काहे बात बता रहे हो, डायरेक्ट हमको सीधा पढ़ाइए, है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली क्या, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां। उम्मीद है यहाँ तक आपको सभी समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए होंगे। अब हम इसे हटा करके वास्तविक निर्माण के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो देखो, जो हमारी सबसे पहली स्थिति होगी बेटा, वो सबसे पहली वस्तु स्थिति क्या होगी हमारी, सबसे पहली स्थिति क्या होगी, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जरा प्यार से देखो, आप ध्यान से सुनो। तो आप क्या कर लो, चुपचाप एक दर्पण बना लो, अवतल दर्पण। उसके पीछे सबसे पहले क्या करेंगे, आप पेंट कर लेंगे, है ना। और पेंट करने के बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इसका, ये है इसका ध्रुव, और यहाँ से खींचोगे एक मुख्य अक्ष, यहाँ पे होगा आपका फोकस, और यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र। वस्तु अनंत पे है, अनंत पे वस्तु हम रख नहीं सकते, तो केवल सोच सकते हैं कि अनंत से हम प्रकाश किरणों को लेकर के आ रहे हैं सीधा सीधा, और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाती थी किरणें, याद करो, फोकस से जाती थी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकलती थी, फोकस से। एक और किरण लेके आओ, प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है, तो एक और किरण लेकर के आएंगे, तो ये भी कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हैं, 2 प्रकाश किरणें जहाँ पे मिलती हैं, वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखो, ये वाली प्रकाश किरण ऐसे गई और यूं आकर के निकल गई, और ये वाली प्रकाश किरण ऐसे गई और ये इस डायरेक्शन में निकल गई, तो दोनों किरणें कहाँ मिल गई, फोकस पे। तो जो प्रतिबिंब बना हमारा वो कहाँ बना, फोकस पे। इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है बेटा, हमने पीछे देखा था अभी टेबल के अंदर, कहाँ बनेगा, फोकस पे। और इसका जो आकार है कैसा है, चेक करो, एक बिंदु के आकार का है। आकार कैसा है, एक बिंदु के आकार का है। और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, वास्तविक और उल्टी। उल्टा यहाँ नहीं समझ में आएगा, लेकिन वास्तविक तो दिख रहा है कि वास्तविक किरणें क्या हो रही है, देखो किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक है। और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव क्या होता है, उल्टा होता है। अब अगर हम यहाँ से चेक करना चाहें अपने ट्रिक से, तो वो भी देख सकते हैं क्या, कि जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, फोकस पे बनना चाहिए। नीचे है मतलब उल्टा बनना चाहिए, सामने है मतलब वास्तविक बनना चाहिए। अनंत पे रखे, परावर्तन हुआ, किरणें कहाँ मिली, फोकस पे, प्रतिबिंब बना फोकस पे। कैसा बना, बिंदु के आकार का, और जो है इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक और उल्टी हो जाएगी। अब जो दूसरी स्थिति आती है हमारी, वो क्या आती है, अनंत तथा
सी के मध्य हो। किसी किसी बुक के अंदर ये सी से परे भी लिखा रहता है ना। अपन दूसरा भी यही बना देते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा सी के मध्य हो, अनंत तथा सी के मध्य हो, है ना। रख लो बेटा यहाँ पे अनंत तथा सी के मध्य। तो आप क्या करोगे, ये चुपचाप वही कलाकारी, एक दर्पण का निर्माण कर लो प्यार से। ये दर्पण कौन सा है अपने पास, अवतल दर्पण। और यहाँ पे क्या है, इसका ध्रुव है, यहाँ पे है इसका फोकस, यहाँ पे है वक्रता केंद्र, और यहाँ पे हमने रख दी वस्तु। रख दी वस्तु हमने कहाँ रख दी, पीछे है अनंत, यहाँ पे है सी, इनके बीच में हमने रख दी वस्तु को। दो नियम कोई सा भी लगाइए। पहला नियम हमारा कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी तो कहाँ से निकल जाएंगी बेटा, फोकस से निकल जाएंगी। और दूसरा नियम ये कहता है कि अगर हमारी ये देखो फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर। ये किरण ऐसे गई टकरा करके ऐसे निकल गई, और ये किरण ऐसे गई टकरा करके ऐसे निकल गई। अब ये दोनों ही किरणें कहाँ पर मिली जा करके, तो आप देखोगे, ध्यान से सुनिए। एक किरण यूं गई और ये इधर निकल के आई, और दूसरी किरण यहाँ गई और यहाँ निकल के आई। तो ये दोनों किरणें कहाँ मिलती हैं बेटा, यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये प्रतिबिंब क्या होगा हमारा, सी और एफ के मध्य होगा। आप चेक कर सकते हो दूसरा नंबर गिनती कहाँ है, सी और एफ के मध्य है। तो आप इस पोजीशन को क्या लिखोगे, सर यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा ना, प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा बेटा, वो प्रतिबिंब बन जाएगा हमारा सी और एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य। इसका आकार कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर छोटा बना हुआ है वस्तु से। ये देखो इतनी बड़ी वस्तु रखी थी, इतना छोटा सा प्रतिबिंब बना है। तो आप लिखोगे वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। और इसी के साथ साथ इसकी आप प्रकृति लिखोगे तो प्रकृति हमें इस बार साफ साफ दिख रही है कि किरणें वास्तव में मिली हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ भी तो किरण मिल गई, ये और ये यहाँ भी किरण मिल गई, तो क्या यहाँ प्रतिबिंब बन गया क्या? नहीं, प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ नहीं हुआ बेटा। प्रतिबिंब का निर्माण ऐसी जगह होता है जहाँ पे सारे नियम एक साथ फॉलो कर जाएं। जैसे अगर हम वक्रता केंद्र से भी किरणों को लेकर के जाते, तो वक्रता केंद्र से अगर हम किरणों को लेकर के जाते तब भी इसी पॉइंट पे आकर के कटता है ना। तो वो वक्रता केंद्र वाला रूल जो लगता हमारा, वो यहाँ से थोड़ी किरण जाती, वो तो फिर यहीं कट करती इसको। तो मतलब एक्चुअल जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा ओरिजिनल वाला, वो क्या रहेगा, यहीं रहेगा। यहाँ से जितनी भी किरणें कट करेंगी इनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, है ना। अब देखो प्रकृति कैसी है इसकी, तो आप प्रकृति बोलोगे सर सामने बनी है, इसका मतलब कैसे है, वास्तविक है, और नीचे की तरफ लटक रही है, मतलब कैसी है, उल्टा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब हमारी देखो तीसरी स्थिति क्या आती है। तीसरी स्थिति आती है बेटा जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो। जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो। ठीक है, इसके पहले वाली स्थिति को मैंने फिर से बोल दूं, कई बुकों में लिखा होता है सी से परे, सी से परे, यानी अनंत और सी के मध्य में जो वस्तु रखी होगी उसी को बोलते हैं सी से परे। लैंग्वेज में आप कह सकते हो। ठीक है, तो जब अपनी वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पे हो, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप एक वही दर्पण बना लेंगे। भैया ये देखो अवतल दर्पण बन गया अपने पास, है ना। यहाँ से खींच देंगे एक लाइन, यहाँ से खींच देंगे अपन एक लाइन, और इस लाइन को खींचने के बाद ये है अपना ध्रुव, ये है अपना फोकस। जितना फोकस उतना वक्रता केंद्र, ये रहा अपना सी। इस बार अगर हम वस्तु को कहाँ रख देते हैं, सी पर, तो नियम लगाओ। पहला नियम हमारा क्या कहता है कि समांतर जाएगा तो कहाँ से निकल जाएगा, फोकस से। कहाँ से निकल जाएगा बेटा, फोकस से। और फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, और ये जहाँ कट करेगा एक दूसरे को, वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, थोड़ा किरणें तिरछी हो गई है मेरी, यहाँ से इनको सीधा कर लेते हैं। ये देखो, ये जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, देखो ये है हमारी पहली किरण, ये ऐसे गई और ये ऐसे गई। ये दूसरी किरण क्या है, फोकस से गई और मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। और दोनों किरणों एक दूसरे को जहाँ काटी, देखो ये वाली ऐसे निकल गई और ये वाली ऐसे निकल गई। दोनों किरणें जहाँ एक दूसरे को कट करेंगी वहीं क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। हमने देखा था कि जब हम वस्तु को सी पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु रखी हो उतना बड़ा ही बनेगा। यानी इस बार जो हमारा प्रतिबिंब है, इस बार जो हमारा प्रतिबिंब है बेटा, वो कहाँ बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर जी प्रतिबिंब बना हुआ है सी पर। कहाँ बना हुआ है, सी पर।
और जो इसकी प्रकृति है वो कैसी है, तो आप बोलोगे जो इसकी प्रकृति है लेंस दर्पण के सामने बना हुआ है, इसलिए कैसा होगा, वास्तविक है और उल्टा है। इसका आकार कैसा, बोलोगे सर जी आकार तो एकदम बराबर लग रहा है, यानी क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। बोलो यहाँ तक मक्खन सभी को, यहाँ तक मक्खन सभी को। कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी किसी को, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो। ऑनलाइन के यही तो मज़े ही है ना। हाथ में फ़ोन हो, फ़ोन में नेट हो, नेट के अंदर एक्सेल के वीडियो हो, पढ़ाई के, तब तो भैया मज़े मज़े। देखो अब आ जाओ आगे। अब ये सी पर वस्तु जो रखी गई है, इसके लिए मैं आपको चीटिंग करना सिखा दूं क्या बोलोगे सर आप चीटिंग करना सिखाते हो? थोड़ा थोड़ा चलती है चीटिंग एग्जाम के अंदर। देखो अगर अपन इसका एक चित्र बनाना चाहें क्या कर लेना, थोड़ी सी भविष्यवाणी हम पहले ही कर सकते हैं, है ना। ये है अपना पास क्या, पी है, यहाँ पे होता है एफ और यहाँ पे होता है सी। तो एक भविष्यवाणी हम ये कर सकते हैं, हमें ये जानकारी अच्छे से है कि अगर हम सी पे रखेंगे तो बराबर आकार का वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो आप एक काम कर लो, आप बोलना सर जी जितना मीटर लंबा यहाँ रखो उतना ही मीटर यहाँ बना लो, कोई दिक्कत। यही चित्र मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ट्रिक से, पटरी से यहाँ मिला दो और पटरी से यहाँ मिला दो, है ना। फोकस से एक किरण को इसकी पूंछ से मिला दो और एक किरण को इसकी पूंछ से मिला दो, भैया ये काम खत्म हो गया, बन गया अपना चित्र। इस तरीके से बन जाएगा, है ना। पर अपन चीटिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तब भी वही बन करके आएगा। अब सी के बाद जो हमारी चौथी स्थिति आती है वो क्या आती है, वो बहुत प्यारी है, वो देख लेते हैं। जो भैया प्रतिबिंब निर्माण की हमारी चौथी स्थिति आती है, वो चौथी स्थिति क्या आती है बेटा, देखो जब वस्तु कहाँ हो, इस बार चौथी स्थिति में कहाँ होती है, जब वस्तु, आप सभी लोग कमेंट में फटाफट से बताओ, जब वस्तु कहाँ हो, सी और एफ के मध्य हो। जब वस्तु कहाँ हो, सी तथा एफ के मध्य हो, तब प्रतिबिंबवा कहाँ बनेगा। तो आप बोलोगे सर जी पहले दर्पणवा तो बना लो। ये देखो ये दर्पण बन गया, यहाँ पे आ गया पी, टी 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 टी, यहाँ पे आ गया, मिल गया। और यहाँ पे होता है इसका फोकस, यहाँ पे होता है इसका वक्रता केंद्र। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा प्रतिबिंब इधर बन रहा है, ठीक है। सब लोग इधर ध्यान दो। देखो वस्तु को रखते हैं सी और एफ के बीच में, एकदम मक्खन तरीके से। कहाँ रखे, सी और एफ के बीच में। तो भैया नियम क्या कहता है, अगर आप सीधे साधे हो तो कहाँ से जाना पड़ेगा, आपको फोकस से जाना पड़ेगा। और अगर आप फोकस से जाना चाहते हो तो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर उस कंडीशन में आपको कहाँ से निकलना पड़ेगा, समांतर होना पड़ेगा। और तब जब आप जहाँ कट करोगे वहाँ क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। ये यहाँ पे सी है अपने पास, थोड़ा तिरछा सा हो गया है, देखो जरा, ये ऐसा सीधा सीधा लेकर के आएंगे बेटा, यहाँ से निकल जाएगा। और इस किरण को अगर अपन सीधा सीधा बिल्कुल लेके जाएंगे, यहाँ से निकलेगा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना, ये सी के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, सी के क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो अगर हम लोग सी और एफ के बीच में रखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से निकल जाती हैं, फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पे थोड़ी लाइन टेढ़ी हो जा रही है क्योंकि हम ऐसे ही बना रहे हैं अपने हाथ से नॉर्मल तरीके से। अगर आप पटरी, पेन, गोला प्रकाश की सहायता से बनाएंगे, कंपास की सहायता से, तो बिल्कुल परफेक्ट चित्र बनेगा जिस तरीके से आपकी बुक में दिखाया गया है। और आप इसकी प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, ठीक है। इस स्थिति में आप बोलोगे सर जी खट से आप बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो सबको दिख रहा होगा आंखों से, जो प्रतिबिंब है वो सी से परे, मैं इस बार लिख ही देता हूँ, सी से परे, या इसी को हम कह सकते हैं सी तथा अनंत के मध्य, सी तथा अनंत के मध्य बना हुआ है। दोनों का मतलब एक ही है, सी से परे है या सी और अनंत के मध्य है। इसके बाद बारी आती है आकार की। आकार कैसा है, तो आकार हमको दिख रहा है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा दिख रहा है भैया। और इसके बाद जो इसकी प्रकृति होती है बेटा, वो क्या होती है प्रकृति, तो इसके लक्षण कैसे हैं। देखो इसका लक्षण ऐसा है कि हम सामने मिला हुआ है मतलब वास्तविक होगा, सामने मिला है मतलब वास्तविक होगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, आते हैं नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाक से। देखिए पांचवी स्थिति क्या कहती है हमारी, पांचवी स्थिति कहती है जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पे। जब वस्तु कहाँ रखी हो बेटा, एफ पर हो। जब वस्तु एफ पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अपन ने बढ़िया से सीख रखा है, फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। ये देखो फोकस पे रखेंगे, यहाँ पे है सी, फोकस पे रखी वस्तु, एक किरण ले गए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें कहाँ निकल जाती हैं बेटा, वो फोकस से निकल जाती हैं।
और ध्रुव से जाने वाली किरणें उतने ही डिग्री के कोण पे क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, और ये दोनों किरणें एक दूसरे के क्या हो गई हैं, समांतर। और समांतर किरणें कहाँ जाके मिलती हैं, तो आप बोलोगे सर जी इसका प्रतिबिंबुआ जाके बन जाएगा अनंत पर। कहाँ बन जाएगा, अनंत पे, क्योंकि दो समांतर किरणें कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। और इनका जो आकार होगा तो आप इमेजिन कर सकते हो अनंत पे जाके मिल रही है, तो मतलब क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। लेकिन इसकी जो प्रकृति होगी बच्चा वो कैसी होगी, इसकी प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, है ना। और लास्ट हमारी छठवीं स्थिति क्या आ जाती है, जब वस्तु कहाँ हो, ये बड़ी खास स्थिति है, जब वस्तु P तथा F के मध्य हो, P तथा F के मध्य हो। इस स्थिति का डायग्राम मैं इधर ही बना देता हूँ, देखो ये जा टिंग 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 टिंग, कलर 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 करो इसके पीछे, ठीक है, जूम करके यहाँ लेके आओ। और ये P आया, यहाँ पे आ गया अपने पास फोकस चचा। तो फोकस चचा को देखिए ध्यान से, सी की आवश्यकता ही नहीं, अपने बाद बना लेंगे, ठीक है। वस्तु को यहाँ रखेंगे, वस्तु से पहली किरण ले चलाएंगे समांतर, और कहाँ से निकाल देंगे बेटा, फोकस से। दूसरी किरण ध्रुव से निकल जाएगी लल्ला, ध्रुव से निकलने वाली किरणें उतने डिग्री पे एंगल पे कहाँ होती हैं, निकल जाती हैं। हाँ बोलोगे सर ज़्यादा ही लहरा दिए हो, सीधा लेके चलो, बहुत बढ़िया। आप ध्यान से अगर देखो इन दोनों प्रतिबिंबों में, इसमें किरणें समांतर हैं और इसमें एक दूसरे के बीच में शुरुआत से ही दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, मतभेद होगा, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो बेचारे आगे की तरफ अगर जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, है ना, आगे बढ़ते जाएंगे तो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो अपन क्या सोच सकते हैं यार, कहीं किसी मोड़ पर अगर इनको पीछे ले चलें तो हो सकता है ये दोनों कहीं किसी मोड़ पर मिल जाएं एक दूसरे से, और जहाँ मिल जाएंगे ना वहीं बनेगा प्रतिबिंब, वहीं होगा कांड, और वो जो प्रतिबिंब बन जाएगा वो हमारा क्या होगा, छठवीं स्थिति का प्रतिबिंब होगा। इसलिए मैंने जो नंबर 6 की गिनती लिखी थी, अगर आपको याद हो, वो कहाँ लिखी थी, पीछे लिखी थी, कि जब वस्तु P और F के मध्य होगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ऊपर ही बना है। देखो जैसे वस्तु रखी है, हर बार नीचे लटक जाता था प्रतिबिंब, लेकिन इस बार कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। तो मतलब कैसा बना, सीधा बना है, वस्तु से कैसा बना है, बड़ा बना है। उम्मीद है ये वाला चीज़ आप लिख लोगे। तो आज के इस वीडियो में अपन यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।